इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। क्या कर अंगद कुछ कह पाता उसके पहले ही रिया उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप करा देती है। शांत प्लीज। वह एक उंगली अपने होठों पर रख उसे चुप होने का इशारा करती है। अंगद रिया को अपने इतने करीब देख उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसकी वह बड़ी बड़ी भूरी आंखें जो रो रो कर लाल हो चुकी थी और उसके वह गुलाबी होंठ जिस पर वह अब तक अपनी उंगली रखी हुई थी। घबराहट से उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। अंगद उसके चेहरे को छूना चाहता था। उसे पता भी नहीं चला कब उसके हाथ रिया के चेहरे पर चले गए। रिया के चेहरे पर आए उन बालों को वह उसके कानों के पीछे करने लगा। अंगद के इस तरह अचानक से छूने से रिया के शरीर में मानो कोई करंट सा दौड़ गया हो। उसके हाथ तुरंत अंगद के मुंह से हट उसके सीने पर चले जाते हैं। अंगद क्या कर रहे हो? पीछे हटो, रिया बड़ी धीमी आवाज़ में उससे कहती है ताकि वह मैनेजर सुन ना पाए। अंगद जो थोड़ी देर पहले गुस्से में था, रिया को अपने पास पाते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। रिया के साथ होने से उसे एक अलग सा सुकून मिलता था। मैं क्या कर रहा? जो कर रही हो तुम ही कर रही हो। यहाँ कोने में तुमने ही मुझे खींचा है ना? अंगद मुस्कुराते हुए रिया के बालों के साथ खेलते हुए कहता है। वो कोई हमें साथ ना देख ले इसलिए। रिया थोड़ी तेज आवाज़ में चिड़चिड़े भाव से कहती है, धीरे बोलो, कहीं वो तुम्हें सुन न ले। फिर न्यूज़ वालों को एक और ताज़ा खबर मिल जाएगी कल के अखबारों में छापने के लिए। अंगद अपना एक हाथ रिया के होठों और दूसरा हाथ उसके कमर पर रख उसे अपने और भी करीब करते हुए कहता है। रिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। इस वक्त वह और भी प्यारी लग रही थी। पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तैयार हूँ सबको एक नई खबर देने को। अंगद मुस्कुराते हुए रिया के होठों को छूते हुए कहता है। अंगद सबको पहले ही ताज़ा खबर मिल गई है, उन्हें और खबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया गुस्से में अंगद से कहती है, लगता उस पेड़ के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, तुम जाकर वहाँ चेक करो। ये आवाज़ सुनते ही रिया शांत हो जाती है और घबराकर अपना चेहरा अंगद के सीने में छुपा लेती है। अंगद को यह सब अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। जैसे जैसे उस आदमी के कदमों की आवाज़ उनके करीब आ रही थी, रिया को और डर लग रहा था। उसने कसकर अंगद को पकड़ा हुआ था। दोनों बेहद करीब थे, इतने कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। तभी हॉल से एक आदमी भागता हुआ आता है। सर, मैडम ने कहा अब पार्टी खत्म हो गई है, चलिए सर आपको बुला रहे हैं, बहुत काम है। वह आदमी थोड़ा हाँफते हुए कहता है। उसकी आवाज़ सुन वह आदमी वहीं रुक जाता है। वो आदमी और मैनेजर सभी वहाँ से अंदर पार्टी में चले जाते हैं। उनके जाते रिया चैन की सांस लेती है। वह भी वहाँ से जाने लगती है, पर अंगद ने अभी भी उसके कमर पर हाथ रख उसे पकड़ा हुआ था। रिया उसे आंखों से इशारा कर छोड़ने को कहती है, पर अंगद तो ऐसे दिखा रहा था कि उसे रिया की बातें समझ ही नहीं आ रही है। अंगद, वो लोग चले गए हैं, छोड़ो मुझे, कहवा खुद को अंगद से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। पर तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अंगद की आवाज़ सुनते ही रिया अंगद की आंखों में सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तुम्हें रोना क्यों आ रहा था? अंगद रिया की आंखों में देख उससे पूछता है, मानो वह सवाल उसकी आंखों में ही पढ़ना चाहता हो। मुझसे वाइन की बॉटल्स टूट गई थी तो मेरे पैसे कट जाएंगे, इसी डर से अब तुम्हें जवाब मिल गया ना, तो जाने दो मुझे। रिया थोड़ा हकलाते हुए उससे झूठ कह देती है। रिया का जवाब सुनते ही अंगद हंस पड़ता है। अब हंस क्यों रहे हो? छोड़ो, जाने दो, बहुत काम है मुझे। रिया थोड़ा चिढ़कर अंगद से कहती है,
मैंने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया है, शायद अब तुम ही नहीं जाना चाहती मुझे छोड़कर। अंगद की कहती है रिया को एहसास होता है सच में अंगद ने उसे छोड़ दिया है। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से भागकर हॉल की तरफ चली जाती है। रिया, क्या छुपा रही हो तुमने खुद ही कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब तुम्हें मुझे किसी और के साथ देख इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अंगद रिया को जाते देख खुद से ही कहता है। अंगद के पार्टी से अचानक जाने से पार्टी में मौजूद लोग आपस में ही बातें करने लगे। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहते थी कि कोई और तमाशा हो, इसलिए उन्होंने बीच में ही पार्टी रोक दी। जब तक रिया अंदर आई सभी लोग पार्टी से जाने लगे थे। रिया तुरंत सभी कर्मचारियों के साथ मिल काम करने लगी। काम खत्म होते होते रात के 10:30 बज गए थे। रिया बगले से निकल बस स्टॉप की ओर जाने लगी। तब तक एक कार रिया के सामने आकर रुक गई। यह कार अंगद की ही थी। वह तब से अपने कार में अकेला बैठा रिया के आने का ही इंतजार कर रहा था। रिया, कार में बैठो। अंगद कार का दरवाज़ा खोलकर कहता है। रिया देखती है कार अंगद ही चला रहा होता है। कार में अंकुश नहीं था। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, रिया कुछ सोचकर अंगद से कहती है। रिया, तमाशा मत बनाओ रोड पर। मैंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। आओ बैठो। अंगद अपने पास की फ्रंट सीट पर हाथ रखते हुए कहता है। परवर कुछ नहीं, आओ बैठो, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। अंगद रिया की बात काटते हुए कहता है। रिया को पता था अंगद मानेगा नहीं, इसलिए वह कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों ही चुप थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। लगभग 20 मिनट के अंदर ही वह रिया के घर के बाहर पहुंच गए थे। रिया कार का दरवाज़ा खोल कार से बाहर निकल गई। थैंक यू कहकर वह जल्दी वहां से जाने लगती है। रिया अंगद की आवाज़ सुनते ही रिया रुक पीछे मुड़ अंगद को देखने लगती है। तुम्हारा बैग। अंगद रिया का बैग लेकर कार से उतर जाता है। जल्दबाजी में रिया अपना बैग कार में ही भूल गई थी। ओह थैंक यू, बाय बाय। अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है, बाय बाय कह वह अपना बैग ले वहाँ से जाने लगती है। मैं इतनी रात को तुम्हें छोड़ने आया और तुम मुझे घर के बाहर से ही भगा रही हो, एक कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछोगी? अंगद रिया से मुस्कुराकर कहता है। रिया थोड़ी घबरा जाती है। उसे यह डर था कि अंगद कहीं प्रिंस को देख ना ले, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि अंगद अंदर आए। ठीक है, आ जाओ। अच्छा है, मेरी मदद हो जाएगी। वो आज ही घर में एक चूहा आ गया था, पर मुझे काम था तो मैं सुबह साफ सफाई नहीं कर पाई। पर अब तुम आ गए हो तो तुम हेल्प करोगे ना मेरी चूहा पकड़ने में? रिया अंगद को देखते हुए मुस्कुरा कर कहती। अंगद को चूहों से बहुत डर लगता था। रिया की बातें सुन उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। पर तब तक सचमुच एक चूहा रोड के कोने में आ जाता, जिसे देखते अंगद घबरा जाता है। रिया, मैं करता तुम्हारी मदद, पर वो मुझे अभी अचानक से याद आया, मुझे किसी से मिलने जाना है, तो बाय बाय कहकर वह तुरंत कार में बैठ जाता। रिया कार को जाते देख जोर जोर से हंसने लगती है। रिया अंकल आंटी के घर से प्रिंस को अपनी गोद में ले अपने घर चली जाती। आंटी ने बताया वह खाना खाकर सोया है, इसलिए रिया उसे नहीं उठाती और खुद भी खाना खाकर उसके साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रिया प्रिंस की पहली केयर टेकर सुधा आंटी के पास गई और उन्हें काम फिर से शुरू करने की विनती की। वह लगभग 45 वर्षीय दयालु महिला थी। जब तक रिया काम पर रहती थी वह प्रिंस का ध्यान रखती थी। उन्होंने बचपन से ही प्रिंस का उसकी दादी की तरह ध्यान रखा था। रिया को देख वह खुश हो जाती और काम के लिए हाँ कह देती है। उनसे बात करने के बाद अब रिया की टेंशन कम हो गई थी। वह खुशी खुशी प्रिंस को तैयार कर उसे उसके स्कूल छोड़ वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रिया शीला को फ़ोन कर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसे अपना ध्यान रखने को कह फ़ोन रख देती है। ऑफिस पहुंचते ही रिया को कोई शोर सुनाई पड़ता है। वह उस ओर जाकर देखती है तो सभी कर्मचारी एक जगह इकट्ठा होकर मलिका को उसकी सगाई की बधाइयाँ दे रहे थे। रिया को वहाँ देखते ही मलिका मिठाई का एक बॉक्स लेकर रिया की ओर आ जाती है। ओ रिया, तुम सॉरी, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। ये लो मेरी तरफ से। वैसे ही अब जल्द ही मैं तुम्हारी बॉस की बीवी बनने वाली हूँ, तो उनके नौकर मेरे नौकर। सही कहा ना मैंने?
कहवा सामने की टेबल पर मिठाई का डब्बा रख हंसते हुए वहाँ से चली जाती। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उस मिठाई का डिब्बा वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अंगद जानबूझकर केबिन में कॉफ़ी गिरा रिया को साफ करने को कहता है। रिया जा ही रही होती है कि अंगद फिर से कॉफ़ी गिराते हुए मुस्कुराकर कहता है, ओ फिर से कॉफ़ी गिर गई, और एक शरारती मुस्कान देने लगता है और मन ही मन बस रिया के चिल्लाने का इंतजार करने लगता है। पर रिया बिना कुछ कहे कॉफ़ी साफ कर वहाँ से चली जाती है। ये मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। अंगद कुछ और कह पाता उसके पहले रिया दरवाज़ा बंद कर केबिन के बाहर चली गई। बॉस की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए मुझसे दूर भाग रही हो। अंगद चिड़चिड़ा होकर खुद से ही कहता है। शाम को रिया के स्कूल फ्रेंड का एक मैसेज आता है। मैसेज देख रिया उसे कॉल करती है। हाय रिया, तू तो आ रही है ना मेरे बर्थडे पार्टी में? सभी आ रहे हैं, आ जाना प्लीज़। कितने साल हो गए तुझे देखा ही नहीं, आ जाना। पार्टी मेरे घर पर ही है, आजा प्लीज़। रिया की स्कूल फ्रेंड नेहा कहती है। नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगी। रिया के और कुछ कहने से पहले नेहा उसकी बात काटते हुए कहने लगती है, तू अंगद और मलिका की वजह से नहीं आ रही क्या? अगर ऐसा है तो वो नहीं आ रहे हैं, उन दोनों ने आने से मना कर दिया है। अब तू भी मना मत कर, आजा वरना मैं भूल जाऊंगी मेरी कभी रिया नाम की कोई दोस्त भी थी। नेहा अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, अब ड्रामा बंद कर, रिया नेहा से हंसते हुए कहती है, जिससे नेहा बहुत खुश हो जाती है और उसे एड्रेस भेज जल्दी आने को कहती है। रिया रात के 8 बजे बर्थडे पार्टी में जाने को तैयार हो रही होती है। तभी प्रिंस उसके पास आकर मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। मम्मा, आप बाहर घूमने जा रहे हो ना? मुझे भी जाना है, मुझे लेकर चलो, मुझे भी बाहर जाना है, प्रिंस मुंह फुलाकर रिया से कहता है। ओ मेरी जान, मुझसे नाराज है क्या? बताओ क्या करना होगा जो तुम अपनी मम्मा को माफ़ कर दोगे, बोलो। रिया प्रिंस के गालों पर एक पप्पी देकर कहती है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। प्रिंस बहुत ही मासूम आवाज़ में रिया से कहता है, ठीक है, हम साथ में चलेंगे। अब तो मेरा बेबी मुझसे गुस्सा नहीं है ना? रिया प्रिंस से मुस्कुराकर कहती है, बेबी नहीं हूँ मम्मा, और जल्दी करो, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। कहते हुए प्रिंस रिया को खींचने लगता है। रिया सुधा आंटी प्रिंस की केयर टेकर को घर जाने को कह देती हैं और प्रिंस को तैयार कर बर्थडे पार्टी के लिए चली जाती है। रिया नेहा के घर उसके पार्टी में जाती है तो देखती है स्कूल के लगभग सभी लोग इस पार्टी में मौजूद थे। रिया नेहा को गले लगा उसे बर्थडे विश कर गिफ्ट देती है। नेहा रिया को देख बहुत खुश होती है। थैंक यू कि तू आई। ओ ये प्यारा सा बच्चा कौन है? नेहा की नज़र प्रिंस पर पड़ते ही वह उससे प्रिंस के बारे में पूछने लगी। ये मेरा बेटा है प्रिंस, रिया हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। नेहा और कुछ कहते उसके पहले ही रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं सिंगल मदर हूँ, रिया नेहा से मुस्कुराकर कहती है। नेहा ने आगे कुछ ना कहना ही सही समझा, इसलिए उससे बात घुमाते हुए नीचे झुककर, तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कह नेहा ने प्रिंस के गालों पर एक पप्पी दे दी। आंटी आपने मुझे किस क्यों किया? सिर्फ मेरी मम्मा ही मुझे किस कर सकती हैं, प्रिंस नाराज होकर मासूम आवाज़ में कहता है, जिसे सुन रिया और नेहा दोनों ही हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद रिया प्रिंस को एक टेबल पर बिठा उसे कहीं ना जाने को कहकर वॉशरूम चली जाती है। तभी अंगद भी उस पार्टी में आ जाता है। सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। वैसे तो अंगद पार्टी में नहीं आने वाला था, पर अंगद को जैसे ही पता चला कि रिया भी इस पार्टी में आने वाली है तो वो इस पार्टी में आ गया। उसकी नज़रें हॉल में चारों तरफ रिया को ढूंढने लगी, पर रिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अंगद रिया को ढूंढने में इतना बिजी था कि वह गलती से एक टेबल पर टकरा गया जिस पर बैठा हुआ था प्रिंस। प्रिंस गिरने ही वाला होता है कि अंगद उसे पकड़ लेता। अंगद उसे अपनी गोदी में उठा फिर से कुर्सी पर बैठा देता है। तभी उसे लगा कि उसने रिया की एक झलक देखी तो वह उसी ओर जाने लगता है। तभी एक नाजुक से छोटे हाथ उसे रोक लेते हैं। सुनो अंकल, आपने मुझे क्यों गिराया?
प्रिंस की आवाज़ सुनते ही अंगद मुड़कर उस बच्चे की ओर देखने लगता है। बच्चा बेहद ही मासूम और प्यारा लग रहा था। वैसे तो अंगद को बच्चे पसंद नहीं थे, पर इसमें कुछ अलग बात थी, जिससे वह झुककर प्रिंस के बालों पर हाथ फेरने लगा। मेरे बाल मत बिगाड़ो, प्रिंस के इतना कहते अंगद मुस्कुरा देता है। यह देख वहीं खड़ा अंकुश थोड़ा चौंक जाता है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? अंगद बड़े प्रयास से प्रिंस से पूछता है। मैं आपको क्यों बताऊं? आपने मुझे गिरा और सॉरी भी नहीं बोला। बुरे अंकल, प्रिंस गुस्से में मुंह फुलाकर कहता है। तभी रिया बाथरूम से निकलती है। प्रिंस और अंगद को एक साथ देख वह घबरा जाती है और पास के ही पिलर के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगती है। ओ, तुम इसलिए गुस्सा हो? सॉरी, माफ़ कर दो इस बुरे अंकल को, अंगद मुस्कुराकर कहता है। अंकुश, जाओ इस बच्चे के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आओ, अंगद अंकुश से कहता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मम्मा कहती हैं दूसरों की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। प्रिंस अंगद को मना कर देता है। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, कहकर वह फिर से प्रिंस के बालों को छू उसमें हाथ फेर देता है। मैंने कहा ना। प्रिंस कुछ कहता उसके पहले अंगद मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ा अंकुश अंगद और प्रिंस को एक साथ देखकर सोचने लगा कि ये दोनों एकदम बाप बेटे जैसे लग रहे हैं। पर अंगद की आवाज़ सुनते ही वह अपने ख्यालों से की दुनिया से बाहर आ जाता है। उनके वहाँ से जाते ही रिया भागते हुए प्रिंस के पास आते और उसे अपनी गोदी में उठा लेती। रिया नेहा से बाय कहे तुरंत पार्टी से बाहर चली जाती है। रिया उसके पास से एक ऑटो रिक्शा पकड़ अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते वह चैन की सांस लेती। वह प्रिंस को खाना खिलाकर सुला देती और बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती। आज अंगद और प्रिंस को एक साथ देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह नहीं चाहती थी जिस राज को उसने इतने सालों तक खुद में छुपा कर रखा था वह अंगद जान पाए, क्योंकि उसके बाद शायद वह कभी भी अंगद का सामना नहीं कर पाएगी। यही सब सोचते सोचते उसे आंख लग जाती है। अंगद आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके दिमाग में अभी कई सवाल चल रहे थे। आखिरकार रिया छुप क्यों रही थी और उसकी गोद में वह बच्चा कौन था? दरअसल जब रिया हॉल से जल्दबाजी में बाहर जा रही थी, तभी अंगद की नज़र रिया पर पड़ गई थी। अंगद ने रिया का पीछा किया, पर जब तक वह रिया तक पहुंच पाता, रिया ऑटो रिक्शा में बैठकर जा चुकी थी। और तभी अंगद को मीडिया वालों ने भी घेर लिया। उस बच्चे की मासूम आवाज़ अंगद के कानों में जैसे गूंज रही थी। क्या हुआ मम्मा? पर एक छोटे बच्चे का रिया को माँ कहकर पुकारना अंगद को समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में अब कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब वह जानना चाहता था। पहले तो उसने सोचा वह अभी रात में ही रिया से मिलने जाएगा और अभी सभी सवालों के जवाब मांगेगा, पर फिर ना जाने क्या सोचकर वह रुक गया। अंगद ने अंकुश को फ़ोन लगाया। अंकुश तो अभी गहरी नींद में था, पर अंगद का नाम देखते उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया। हेलो सर। अंकुश कुछ और कहता उसके पहले अंगद ने उसकी बात काट दी। इन 5 सालों में रिया कहाँ थी और क्या कर रही थी, किसके साथ थी, हर एक डिटेल मुझे चाहिए। कैसे भी हो जल्द से जल्द फाइल तैयार करके मेरे पास भेजो और मुझे कल सब डिटेल चाहिए। अंगद थोड़ी तेज आवाज़ में अंकुश से कहता है। अंगद की बातें सुन अंकुश थोड़ी सोच में पड़ जाता है। आखिरकार सर मिस रिया के पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? पर वह तुरंत जवाब देते हुए कहता है, ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द मिस रिया के बारे में सभी जानकारी पता करने की कोशिश करता हूँ। अंकुश कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट, वरना अपना रिजिग्नेशन लेटर रेडी रखना, कहकर अंगद ने फ़ोन कट कर दिया। अंकुश को अंगद का गुस्सा समझ नहीं आ रहा था, पर वह यह सब छोड़कर अपने काम में लग गया। अगले दिन सुबह आज प्रिंस के स्कूल की छुट्टी थी, तो वह सुधा आंटी के साथ गार्डन में खेलने चला गया था। रिया तैयार होकर नीचे गार्डन में गई और प्रिंस को खेलते हुए देख वहीं खड़ी हो गई। प्रिंस की नज़र जैसे रिया पर पड़ी, वह भागते हुए रिया की ओर आ गया और उसके पैरों को ज़ोर से पकड़ लिया। रिया ने नीचे झुककर उसे अपने गले लगा लिया। मम्मा आज स्कूल की छुट्टी है ना, मैं थोड़ी ज़्यादा देर गेम खेल सकता हूँ क्या? प्लीज़ मम्मा।
प्रिंस बड़ी प्यारी आवाज़ में रिया से पूछता, ओके ठीक है मेरी जान, पर सुधा आंटी को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है, और खेलने के बाद जाकर कुछ खा लेना और दूध भी पी लेना। कहकर रिया प्रिंस के गालों को चूम लेती। ओके मम्मा, मैं बिग बॉय हूँ ना, मैं दूध पी लूँगा, आप जाओ काम पे, बाय बाय मम्मा। कह प्रिंस भी रिया के गालों पर पप्पी दे देता है। बाय सुधा आंटी, बाय मेरी जान, कहकर रिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं रोड के उस पार एक काली कार में बैठा अंगद कब से वहीं बैठा गार्डन में प्रिंस को खेलते हुए देख रहा था। प्रिंस और रिया को एक साथ देखकर, उनके बीच का प्यार देखकर उसके दिल में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था जो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अंगद थोड़ी देर वहीं कार में बैठा प्रिंस को देखता रहा और रिया के जाते ही कार से उतरकर गार्डन में चला गया। हाय हीरो, अंगद प्रिंस से मुस्कुराते हुए कहता है। बुरे अंकल आप यहाँ, और मेरा नाम हीरो नहीं प्रिंस है। प्रिंस बड़ी मासूम आवाज़ में अंगद को घूरते हुए कहता है। प्रिंस की आवाज़ सुनते ही अंगद मुस्कुराने लगता है। प्रिंस, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। वैसे वो लड़की जिसके गालों पर तुमने अभी किस की, वो कौन थी? अंगद प्रिंस से मुस्कुराते हुए पूछता है। वो मेरी मम्मा है और मेरी मम्मा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मुझे परेशान करोगे तो वो आपको बहुत मारेंगी। प्रिंस अंगद को घूरते हुए कहता है। वो आपकी मम्मा है? अंगद थोड़ी देर चुप होकर कहता है। बाय हीरो, मुझे कुछ काम है अभी, कह अंगद भागते हुए अपनी कार की ओर चला जाता और पलक झपकते ही उसकी कार वहाँ से चली जाती है। अंगद के जाते ही प्रिंस सुधा आंटी के पास जाता है जो कि अभी कुछ औरतों से बात कर रही होती हैं। दादी माँ चलो, मैं थक गया हूँ। प्रिंस की आवाज़ सुनते सुधा आंटी का ध्यान प्रिंस पर चला जाता है। ठीक है बेटा, कह सुधा आंटी प्रिंस को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। शाम हो जाती है। आज अंगद ने रिया को जरा भी परेशान नहीं किया। जब वह वॉशरूम साफ कर रही थी तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज़ पड़ी। सर आज बहुत गुस्से में हैं, अभी तो उनकी सगाई हुई, मैंने सुना मलिका मैडम आई थी और अंगद सर ने उन्हें गुस्से में केबिन से बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या हो गया है सर को। आज मीटिंग में उन्होंने अंकुश सर पर भी चिल्लाया। बेहतर यही होगा आज हम सर के सामने ही ना जाएं। यह सब सुन रिया भी सोचने लगी कि ऐसी क्या बात होगी जिससे अंगद को इतना गुस्सा आ रहा है। वहीं अंगद अपने केबिन में बैठा गुस्से में सर पकड़कर बैठा हुआ था। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊँगा, और रही बात उस सगाई की तो वह मैंने बस अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कर ली थी, पर मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अपने घर के झूठे शान के लिए अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर दूँ। और भोला अंकल, आप अपने सर और मैडम को कह दो मैं शादी नहीं करूँगा, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद न रखें और प्लीज़ उन्हें याद दिला दीजिएगा मैं इनका बेटा हूँ। मुझे इस हर वक्त बस अपनी प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल ना करते रहें। अंगद फ़ोन में भोला अंकल से बात कर रहा होता है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। भोला अंकल अभी कुछ कह ही रहे थे पर अंगद फ़ोन कट कर देता है। तभी अंगद को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाहर अंकुश खड़ा होता है। सर, मिस्टर मेहता आपसे मिलना चाहते हैं। आज लंच उनके साथ कहना था, टाइम हो गया है, हमें निकलना चाहिए और कल रविवार है, उनके यहाँ एक पार्टी में भी जाना है। अंकुश अंगद से कहता है। पहले मैंने जो कहा था उस बारे में कुछ पता चला क्या? अंगद गुस्से में कहता है। सर मैं पता कर रहा हूँ, जैसा ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। पर अंकुश, मुझे आज ही जानना है, तो पहले जो काम दिया है वो करो और सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। अंगद अंकुश की बात काटते हुए कहता है। ठीक है सर, कह अंकुश वहाँ से चला जाता है। ऑफिस का टाइम ख़त्म होते रिया भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं अंगद अब भी अपने केबिन में अकेले बैठा हुआ था। रात के 9 बज गए जब अंकुश ने दोबारा केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। कम इन, अंगद चिड़चिड़े आवाज़ में कहता है। ये रही मिस रिया के बारे में सारी जानकारी। अंकुश अंगद को एक फ़ाइल थामते हुए कहता है। तुम घर जा सकते हो, अंगद ने अंकुश के हाथ से फ़ाइल लेते हुए कहा। पर सर मैं आपको पहले आपके बंगले में छोड़ देता हूँ, अंकुश अंगद से कहता है। नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, तुम जा सकते हो। अंगद की बात सुन अंकुश वहाँ से चला जाता है। अंकुश के जाते अंगद बिना कुछ सोचे तुरंत फाइल खोलकर पढ़ने लगा। रिया अवस्थी, उम्र 24। मिस रिया अवस्थी अकेले अपने बेटे के साथ रहती हैं। उनके बेटे का नाम प्रिंस है जो इसी महीने 5 साल का होने वाला है और उसके पिता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और बच्चे के जन्म से ही उनके बच्चे की केयर टेकर एक 45 वर्षीय महिला सुधा है। मिस रिया ने 12th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उसी साल उनके
पिता मिस्टर अवस्थी के जाने के बाद रिया के रिश्तेदारों ने भी उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया और उनके पिता का घर भी हड़प लिया। मिस्टर अवस्थी ने कुछ कर्ज लिया हुआ था जिसे चुकाने के लिए मिस रिया पार्ट टाइम काम करने लगी, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई कर नहीं पाई। पहले 2 साल मिस रिया ने एक नाइट क्लब में सिंगर का काम किया और उसके साथ ही साथ एक कैफ़े में भी काम करती थी। 2 साल वहाँ काम करने के बाद उन्होंने छोटी कपड़ों की कंपनी में फैशन डिज़ाइनर का काम किया। इस वक्त वह अपने बेटे प्रिंस के साथ उमंग नगर में एक किराए के घर में रह रही हैं। अंगद जैसे जैसे रिया के पास्ट के बारे में पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरी रात अंगद ने जाग कर ही निकाल दी और सुबह होते ही वह कार स्टार्ट कर अपने घर से निकल गया। कुछ ही देर में अंगद रिया के घर के सामने खड़ा था। अंगद रिया के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। आज रविवार होने के वजह से सुधा आंटी नहीं आई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और प्रिंस अभी भी सो ही रहा था। रिया की नींद जल्दी खुल गई थी तो वो अभी नहा रही होती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन वह थोड़ा चौंक जाती। हे भगवान, अब ये कौन है, कहते हुए रिया जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी और वहीं अंगद लगातार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिससे पड़ोस के कुछ लोग वहाँ आ गए। क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, शोर क्यों कर रहे हो? जब से ये लड़की आई है रोज़ एक नया तमाशा होता है, एक पड़ोसी ने ज़ोर से कहा। अपने काम से काम रखो, अंगद गुस्से में उस पड़ोसी से कहता है। तभी रिया जल्दी जल्दी कपड़े पहन दरवाज़ा खोलती है। रिया ने घर के कपड़े पहने हुए थे, शर्ट और पैजामा। वह अभी बाल धोकर निकली थी तो उसके गीले बाल उसके गालों पर चिपक रहे थे। रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी जिससे सभी लोग उसे देखते रह गए। अंगद ने जैसे एक आदमी की नज़र रिया पर देखी, वह रिया का हाथ पकड़ उसे घर के अंदर ले गया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही वही खड़े लोग आपस में ही बड़बड़ाने लगे। कैसी बेशर्म लड़की है ये, इसका तो छोटा बेटा भी है, ना बाप का भी पता नहीं है उसके। और देखो लड़कों को रिझाने की कोशिश नहीं छोड़ती है। कपड़े देखे थे उसके, पूरी बेशर्म है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसी औरत हमारे चाली में नहीं रह सकती। वे औरतें आपस में ही बात करने लगती हैं। वहीं अंगद ने रिया का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और उसे दीवार पर धक्का दे दिया। अंगद, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे और निकलो तुम मेरे घर से। रिया अंगद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, पर अंगद का रिया पर जोर बढ़ता जा रहा था। अंगद, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते तुम? बाहर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? जो भी है तुम मुझसे। रिया और कुछ कहते उसके पहले अंगद रिया की बात को काटते हुए बोलने लगा। रिया, और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? अंगद गुस्से में बिस्तर पर लेटे प्रिंस की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है। अंगद के बस इतना कहते रिया का ध्यान प्रिंस पर चला जाता जो अभी भी सो रहा था। रिया समझ जाती है कि अब वह कुछ नहीं छिपा सकती। अगर अंगद वो मैं रिया अंगद की बात सुन घबरा जाती है, पर खुद को संभालते अंगद से खुद को छुड़ा लेती है। प्रिंस मेरा बेटा है, तुम मेरे और मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर रहो, और कुछ और जानना है तो बाद में पूछ लेना। प्रिंस जाग जाएगा, इसलिए प्लीज़ चले जाओ तुम यहाँ से, कहते हुए रिया की आंखों से आंसू निकल जाते। मेरा बेटा? रिया, क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो उसके पापा का नाम क्या है? अंगद ने कड़वाहट की हंसी हंसते हुए कहा। उसके पिता के नाम से तुम्हें क्या लेना? तुम बस इतना जान लो कि प्रिंस मेरा बेटा है, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, और वह मासूम बच्चा, उससे दूर रहो तुम। अपने गुस्से और नफ़रत की लड़ाई में उसे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए रिया अंगद को धक्का दे देती है। रिया के अचानक धक्का मारने से अंगद कुछ कदम पीछे चला जाता है, पर फिर खुद को संभाल खड़ा होकर रिया को देखने लगता है। तुम अभी भी यहीं क्यों हो? चले जाओ प्लीज़, छोड़ दो हमें हमारे हाल पर, प्लीज़ अंगद प्लीज़। रिया रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती है और हाथ जोर जोर से रोने लगती है। अंगद रिया को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था। वह तुरंत गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। अंगद कार में बैठा जोर से सर पकड़ चिल्लाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सबके सामने कठोर दिखने वाला बिजनेसमैन अब एकदम टूट सा गया था। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था अंगद सिंघानिया, पर अब उसे ऐसा लग रहा था उसकी पूरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। जैसे अंगद खुद को बहुत खोखला महसूस कर रहा था, खुद को ही दोष देने वाला अंगद जो पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए तरसा था, रिया को अपनी ज़िंदगी में पाने के बाद खुश होने लगा था। उसे ज़िंदगी
जीने का मकसद मिल गया था, पर आखिरकार वह भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। अपने फ़ोन पर रिया और उसकी पहले की तस्वीर देख अंगद की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अंगद बड़े प्यार से रिया की तस्वीर को छू रहा था, मानो जैसे वह ही उसकी सांसें हैं। रिया, मेरी गलती क्या थी? क्या मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो लोग एक रिश्ते से चाहते हैं? पर मैंने तो पहले ही कहा था, मैं प्यार और रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सब कुछ तुम्हें ही सिखाना होगा। तुमने मुझे फिर से प्यार पर विश्वास करना सिखाया और फिर तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं खुद तुमसे नफ़रत करना चाहता हूँ, पर कर ही नहीं पा रहा। हार चुका हूँ मैं। तुम फिर से मेरे पास क्यों नहीं आ जाती रिया? मैं भी सब भूलने को तैयार हूँ। अंगद आंखें बंद कर खुद से ही कहकर रोने लगता है। अंगद, कितनी देर लगा दी तुमने? फ़ोन उठाने में ऐसे कौन करता है बोलो? अपनी गर्लफ्रेंड को इतना इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। मैं गुस्सा हूँ अब तुमसे। रिया फ़ोन पर अंगद से कहती, सॉरी, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पर था ना, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा। अंगद फ़ोन पर रिया को जवाब देते हुए कहता है, अच्छा माफ़ किया, लकी हो तुम जो मुझ जैसे समझने वाली इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। समझे? माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें। अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे ही खड़ी हूँ। रिया मुँह फुलाते हुए कहती है। रिया की बात सुनते ही अंगद बिना कुछ जवाब दिए तुरंत बाहर खिड़की से झांकता है। रिया को वहाँ खड़ा देख अंगद भागते हुए रिया के पास चला जाता है। शाम का वक्त था और काफ़ी ठंड हवा भी चल रही थी और रिया वहाँ सिर्फ एक क्रॉप टॉप और जींस पहने खड़ी थी। ना जाने वह कब से उस ठंड में अंगद का इंतजार कर रही थी। अंगद नीचे आते ही पहले रिया को अपने गले लगा लेता है। सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा कॉल मैं पहली बार में ही उठा लूँगा। सॉरी रिया। अंगद रिया को गले लगाए हुए ही कहता है, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम इतना सॉरी क्यों बोल रहे हो? रिया अंगद के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, पर अंगद देखता है ठंड से रिया के हाथ कांप रहे थे। अंगद ने अपना जैकेट निकाल कर रिया को पहना दिया और फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे मसाज कर गर्माहट देने लगा। अगली बार से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आना होगा मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। अंगद ने फिक्र को देखकर रिया मुस्कुरा देती है। ठीक है मेरे उदास कुमार, कह रिया अपना हाथ छुड़ा हंसते हुए अंगद से आगे भागने लगती है। अंगद भी हंसते हुए उसके पीछे भागने लगता है। रिया पेड़ पर बंधे एक झूले पर आकर बैठ जाती है और अंगद उसके पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे उसे झूला झुलाने लगता है। तुमने मुझे फिर से उदास कुमार क्यों बोला? अंगद रिया को झूला झुलाते हुए पूछता है। अंगद का सवाल सुनते ही रिया अपने सर को ऊपर कर देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और रिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। देखो, यही वजह है तुम हंस ही नहीं रहे हो। हमेशा ऐसे ही मुँह फुला कर रहते हो। तुम हंसना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाना छोड़ दूँगी। रिया हंसते हुए अंगद के गालों को खींचते हुए कहती है। ऐसा करने से रिया अपना बैलेंस खो देती है। वो गिरने ही वाली होती है, पर अंगद उसे संभाल लेता है। यह देख रिया मुस्कुरा देती है और अपने पैरों की उंगलियों से खड़े होकर अंगद के गालों को चूम लेती है। अंगद तो वहाँ बस एक पुतले जैसा ही खड़ा रहता है। अंगद, मैंने पापा को बता दिया हमारे बारे में। पहले तो थोड़ा नाराज़ थे क्योंकि उनके हिसाब से हम अभी बहुत छोटे हैं ना, इसलिए, पर फिर बाद में मान गए। वैसे भी कल मेरा 18वां बर्थडे है, तो मैंने उनसे यही बर्थडे गिफ्ट मांगा है कि वह हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। और देखा मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, आखिरकार वो मान ही गए। रिया मुस्कुराते अंगद से कहती है। अंगद भी रिया की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। मेरा बेचारा दिल, कितने प्यारे लगते तुम हंसते हुए मेरे प्रिंस चार्मिंग। ऐसे ही हंसते रहा करो। तुम्हारी स्माइल देख एक गाना याद आ गया, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा। रिया हंसते हुए गाना गाने लगी और अंगद को चिढ़ाते हुए आंख भी मार दी। रिया को ऐसा करता देख अंगद की धड़कन जोरों से धड़कने लगी और वह बस उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। दोनों थोड़ी देर वैसे ही वहीं बैठे बातें करते रहे। रिया, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ना, वो परेशान होंगे। अंगद रिया के बालों को सहलाते हुए कहता, जो अभी अंगद के कंधे पर सर रख एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तुम तो दामाद की ड्यूटी अभी से ही पूरी करने लगे। रिया हंसते हुए कहती है, चलो तो चलते हैं। रिया कहती है और उठकर खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे का पकड़ रिया के घर की ओर जाने लगते हैं। अंगद, अपने कॉलेज की जो पार्टी है ना, उसमें चलते हैं ना प्लीज़।
वही मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। वो अपनी क्लासमेट अंजलि है ना, उसके पापा का ही होटल है, सभी जा रहे हैं वहाँ। 2 दिन सब वहाँ वेकेशन के लिए जा रहे हैं। पता है, मैंने सुना है बहुत बड़ा होटल है, स्विमिंग पूल भी है, कितना मज़ा आएगा। मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी है, मुझे वहाँ जाना है प्लीज़। और मैंने पापा को भी मना लिया है। अंजलि ने खुद पापा से बात की, प्लीज़ तुम भी चलो ना मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रिया एक बच्चे की तरह अंगद से जिद करने लगती है, ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ खुश। अंगद रिया के सर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। अंगद कहे रिया के गालों को चूम लेती है। रिया अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अंगद रिया के घर के बाहर पहुंचकर कहता है, पापा से मिलकर जाओ ना। रिया मुस्कुराकर कहती है, हॉस्टल बंद हो जाएगा फिर कभी। अंगद हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है पहुंचकर फ़ोन करना, बाय। कह रिया अंगद को गले लगा लेती है। अंगद भी उसे बाय कह चला जाता है। वो बहुत खुश होती है, ये उसका पहला जन्मदिन होगा जिसमें अंगद उसके साथ होगा। वह बहुत एक्साइटेड थी। रात के 12 बजते हैं। रिया के पापा उसके कमरे में केक लेकर आते हैं, दोनों साथ में रिया का बर्थडे केक कट करते हैं। अंगद भी उसे फ़ोन का बर्थडे विश करता है और दोनों काफ़ी देर तक बातें कर सो जाते हैं। अंगद सुबह सुबह रिया के घर के बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगता है और रिया के आते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ उस होटल के लिए निकल जाते हैं। जब अंगद और रिया होटल में पहुंचते हैं, सभी लोग वहां हॉल में कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। वहां जाते ही रिया अंगद का हाथ खींच उसे स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती है और दोनों पानी के साथ खेलने लगते हैं। अंगद और रिया साथ में केक कट कर वहीं स्विमिंग पूल के पास ही बैठे बातें करने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को वहाँ एक पार्टी हो रही थी, सभी डांस वगैरह कर रहे थे। अरे ये बोरिंग गेम्स बहुत हो गए, अब तो हम सब कॉलेज में भी चले गए हैं, फिर भी वही बच्चों वाले गेम, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। उनमें से एक लड़के ने माइक में कहा। सभी एक्साइटेड होकर हाँ कहते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। जब बॉटल अंगद की ओर घूमी तो उसे सब चीयर करने लगे। अंगद ने डेयर चुना और अंगद का डेयर था अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने किस करना। मुझे ये गेम नहीं खेलना, अंगद कहकर उठकर वहाँ से जाने लगता है। ये चीटिंग है, अगर तुमने डेयर पूरा नहीं किया तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा, यही इस खेल का नियम है। इतना सुनते अंगद शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है और फिर तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रिया अंगद को रोक ही रही थी। लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करता। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अंगद मुझसे बहुत प्यार करता है, अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करो। रिया थोड़ा गुस्से में कहती है, अगर वह तुम्हें प्यार करता तो किस करने से मना क्यों करता? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना। मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, पर शायद उसे कोई और पसंद आ गई हो, और ये लो अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। कहते हुए वह लड़की रिया को एक गिलास थमा देती है। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उस लड़की को जवाब तो देना चाहती थी, पर उसके मुंह में कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे। रिया ने गुस्से में उस गिलास को लिया और सब एक घूंट में ही पी गई और वह भी उठकर अंगद जिस कमरे में गया था वहीं चली गई। अंगद दरवाज़ा खोलो। रिया ने पहली बार शराब पी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नशा चढ़ गया और वह गुस्से में अंगद के दरवाजे को खटखटाने लगी। रिया की आवाज़ सुन अंगद दरवाज़ा खोलता है। रिया तुमने शराब पी है? अंगद रिया को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अंगद ने भी आज पहली बार ही शराब पी थी, जिससे उसका सर भी थोड़ा थोड़ा चकरा रहा था। रिया अंगद को धक्का देते हुए अंदर आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। रिया क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? चलो मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ, अंगद रिया से कहता। पर रिया अंगद को जवाब देने के बजाय ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अंगद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर वह क्या करे, कैसे चुप कराए रिया को। रिया प्लीज़ रोना बंद करो, क्या हुआ मुझे बताओ। अंगद रिया के कंधों पर हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश करता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए तुमने मुझे किस नहीं किया ना। रिया सिसकियाँ लेते हुए अंगद से कहती है, किसने कहा ये तुमसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंगद रिया को गले लगा उसे चुप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो किस क्यों नहीं किया मुझे? अगर मुझसे प्यार करते हो तो किस करो। रिया रोते रोते अंगद से बोल रही होती है। रिया की बातें सुन अंगद रिया को अपने और करीब कर लेता है और अपने होठों को रिया के कोमल गुलाबी होठों पर रख देता है। रिया चौंक कर
अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, पर फिर थोड़ी ही देर में अपनी आंखें बंद कर अंगद की कमर को पकड़ लेती है। दोनों ही नशे में होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कब वे दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं। अगले दिन सुबह अंगद सोते हुए रिया के बालों को सहलाने लगता है। आई एम सॉरी जान, मुझे याद भी नहीं रहा नशे में ये सब कैसे हो गया। मैं नहीं चाहता था ये सब ऐसे हो, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा दूर जा रहा था। पर तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम जल्द ही शादी कर लेंगे जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कभी कह नहीं पाता हूँ, पर मेरे लिए मेरी सांसें बन चुकी हो तुम। तुम्हारे बिना अब एक मिनट भी गुजारने का मन नहीं करता। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। शायद मैं तुम्हारे पापा जितना प्यार ना कर पाऊँ, पर मेरे लिए तुम मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी हो, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। कहते हुए अंगद रिया के माथे को चूम लेता। तभी अंगद के फ़ोन की घंटी बजती है। बोलिए भोला अंकल। अंगद फ़ोन उठाकर कहता है, बाबा आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी से सर के पास चले जाइए। मैनेजर सर टिकट लेकर एयरपोर्ट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनते ही अंगद का चेहरा काला पड़ गया। भले ही उसके माँ पापा उसके साथ नहीं रहते थे, पर अंगद फिर भी उनसे बहुत प्यार करता था। अंगद फ़ोन कट कर फिर एक बार रिया की तरफ देखता जो अभी भी नींद में होती। अंगद एक पेपर निकालता और उस पर कुछ लिखने लगता है। रिया, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी उनके पास जाना होगा। जैसा टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करना, और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। अंगद के उस पेपर पर लिखते हुए आंसू के बूंद कुछ उस पेपर पर गिर जाते हैं। अंगद वह पेपर बेड के पास रखे टेबल पर रख देता है और जल्दबाजी में अपने कपड़े पहन एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। आखिर अंगद और रिया के बीच में किस गलत फहमी की वजह से दूरियां आ गई थी, देखते हैं आखिरी भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आखिरी भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।